आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बज चुके हैं और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का। कराएंगे रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। और चलिए कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात ग्रेनेड हमले की। दरअसल बड़गाम के हैदरपुरा इलाके में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ काफिले पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें एक सीआरपीएफ जवान जख्मी हो गया। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर के सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट धमाका करके फरार हो गए। इधर सेपरेटिस्ट खातून लीडर आसिया अंद्राबी को श्रीनगर से दिल्ली ले जाए जाने के खिलाफ अलहदगी पसंद लीडरान के बंद के कौल से आम जिंदगी आज मुतासिर नजर आई। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासिन मलिक की सदारत में JRL ने दुख्तरान मिल्लत के चीफ अंद्राबी को NIA की जानिब से जुमे को दिल्ली ले जाने के खिलाफ बंद की कॉल की थी। आसिया अंद्राबी और उनकी दो साथियों फहमीना सूफी और नाहिदा नसरीन को भी वतन से गद्दारी के मामले में श्रीनगर सेंट्रल जेल से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में तीनों को 16 जुलाई तक 10 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। इसके खिलाफ यह बंद बुलाई गई। बंद का असर श्रीनगर और वादी के दीगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में देखा गया। दुकानें और पब्लिक व्हीकल्स बंद रहीं, साथ ही कारोबारी इदारे भी बंद रहे। मज़ामती लीडरान की तरफ से आज एक दिन की हड़ताली कॉल का वाजिया असर आप देख सकते हैं। हम मौजूद हैं श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के नवहटा चौक में, और नवहटा चौक में अगर एका दुका निजी गाड़ियां चलती नजर आई, लेकिन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रही। जबकि सड़कों पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट था वो बढ़ा दिया गया। ये दिन एक दिन की हड़ताली कॉल मज़ामती लीडरान ने सईद आसिया अंद्राबी, दुख्तरान मिल्लत की सरबराह को NIA की तरफ से तलब किए जाने के बाद 10 दिन के जुडिशल रिमांड में भेजने पर आज अलहदगी पसंद लीडरान की जो हड़ताली कॉल है उसका वाजिया असर देखा जा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासिन मलिक को रियासती पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि बुजुर्ग अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी व मीरवाइज मौलवी उमर फारूक समेत कई अलहदगी पसंद लीडरान को अपने अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया। इसी बीच कुलगाम की सूरत हाल को भांपते हुए जहां 3 आम सिविलियन की हिलाकत के बाद हालात उतने ज्यादा बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे हैं, नवहटा और आसपास के इलाकों में शहरी श्रीनगर में भी इंटरनेट की जो सर्विस है उसकी स्पीड को कम कर दिया गया और जगह जगह पर हमने देखा कि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। अलहदगी पसंद लीडरान की गिरफ्तारी और NIA में तलबी आसिया अंद्राबी के लिए आज की हड़ताल की वजह रही। कल भी हड़ताल की काल है। मामूलाती जिंदगी सोमवार से शायद वापस पटरी पर आ सकते हैं। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, डाउनटाउन नवहटा चौक, श्रीनगर, कश्मीर। और आसिया अंद्राबी को NIA ने 10 दिनों के रिमांड पर ले लिया है और आसिया के साथ साथ उसके 2 साथियों को भी श्रीनगर से दिल्ली ले जाया गया है। इसके खिलाफ अलहदगी पसंद लीडरान ने बंद की कॉल दी है, लेकिन NIA का शिकंजा अब मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों पर कसता जा रहा है। अलहदगी पसंद लीडरान पर सबसे बड़ा शिकंजा। आसिया अंद्राबी को 10 दिन की NIA रिमांड। आसिया की मददगार भी NIA रिमांड पर। दहशतगर्दी की आंटी को दिल्ली लेकर आई NIA। अलहदगी पसंद लीडरान पर मोदी हुकूमत की सख्ती का बड़ा असर दिख रहा है। 6 जुलाई को आसिया अंद्राबी की NIA कोर्ट में पेशी हुई। आसिया की 2 मददगारों को भी कोर्ट में पेश किया गया। आसिया पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने का इल्जाम है। आसिया की तंजीम दुख्तरान मिल्लत पर बैन लगा है। आसिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम है। भारत सरकार के खिलाफ कश्मीर में जिहाद चलाने का इल्जाम है। मुल्क मुखालिफ खिताब और तशद्दुद के लिए लोगों को भड़काने का इल्जाम है। 27 अप्रैल 2018 को आसिया, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन पर NIA ने FIR की। कोर्ट ने आसिया, सोफी और नाहिदा को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेजा है। NIA 10 दिनों तक आसिया और उसकी दोस्तों से पूछताछ करेगी।
यही लोग हैं जो बाकी आम जनता को भड़का रहे हैं, और इन लोगों के कारण ही वहाँ पर उग्रवाद फैला हुआ है। उसको रोकने के लिए अंद्राबी के साथ एक्शन और जो बाकी हुर्रियत के लीडर्स हैं उनके साथ एक्शन लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही बढ़िया कदम लिया सरकार ने। गद्दारी वतन का इल्जाम झेल रही इसी आसिया अंद्राबी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड दहशतगर्द हाफिज सईद अपनी बहन बताता है। मेरी बहन आसिया अंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं, मेरी बहन हमारे हैं। इंशाअल्लाह ये जुल्म खत्म होते रहेगा। हाफिज सईद की बहन आसिया अंद्राबी पर एनआईए ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। दहशतगर्दी को पनाह देने वाले पाकिस्तान में हाफिज जैसे दहशत के आकाओं को तो मिर्ची लगी ही है, हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान का खाने वाले अलहदगी पसंदों को भी मिर्ची लगी है। तभी तो आसिया अंद्राबी की रिमांड के खिलाफ कश्मीर बंद बुलाया गया है। अलहदगी पसंद लीडरों ने उस आसिया अंद्राबी की हिमायत में बंद बुलाया है जो हिंदुस्तान का खाती है और पाकिस्तान के कसीदे गाती है। मुसलमान जो भी सगीर का है वो पाकिस्तानी है। इस्लाम के बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, कुरान की दावत पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। भले ही हम दुनिया के किस हिस्से में रहते हों, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, हम पाकिस्तानी है। आसिया अंद्राबी पर तो एनआईए ने गद्दारी वतन का इल्जाम लगाया है, लेकिन क्या ये अलहदगी पसंद मुल्क के गद्दार नहीं हैं जो बुरहान वानी जैसे दहशतगर्द को कश्मीर का हीरो बताते हैं। गद्दारी वतन का इल्जाम झेल रही आसिया अंद्राबी की हिमायत में कश्मीर के लोगों की जिंदगी ठप कर देते हैं। यहाँ आपको इन अलहदगी पसंदों के बारे में भी कुछ बातें जान लेनी चाहिए। ये अलहदगी पसंद भारत सरकार के खर्च पर पलते हैं, भारत का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के कसीदे पढ़ते हैं। अलहदगी पसंद लीडरों पर साल 2015 में एक अखबार में छपी रिपोर्ट का जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है। होम मिनिस्ट्री के ओहदेदारों को कोट करते हुए एक रिपोर्ट छापी गई है। लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 5 सालों में अलहदगी पसंद लीडरों पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 506 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 से 2015 तक कश्मीर में अलहदगी पसंदों के घर की हिफाजत के लिए 18,000 पुलिस एहलकारों को बतौर गार्ड तैनात किया गया। इन 5 सालों के दौरान अलहदगी पसंद लीडरों के होटल बिल्स भरने के लिए रियासती हुकूमत करोड़ रुपए खर्च किए। अलहदगी पसंदों की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च भी आवाम की जेब से ही भरा गया। साल 2010 से लेकर 2015 तक सिर्फ तेल पर 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। इस दौरान अलहदगी पसंदों की हिफाजत में लगे गार्ड्स की सैलरी पर रियासती हुकूमत ने 309 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2010 से 2015 तक अलहदगी पसंदों के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये रकम कश्मीर के लोगों का पेट पालने वाले टूरिज्म सेक्टर के बजट 106 करोड़ से कहीं ज्यादा है। आसिया अंद्राबी की हिमायत में कश्मीर बंद करने वाले अलहदगी पसंद अब जान लें कि कश्मीर की आवाम अब उनके डबल कैरेक्टर को समझ चुकी है। आसिया अंद्राबी का तो नंबर लग गया, इनका भी नंबर आएगा जब ये अलहदगी पसंद आसिया अंद्राबी की तरह सलाखों के पीछे होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए के मुताबिक आसिया की डायरियों और फोन में दहशतगर्दों के राब्ते में रहने के सबूत मिले हैं। अब एनआईए आसिया के टेरर कनेक्शन का एक एक कर राज सामने लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर मिलिटेंट बुरहान वानी की दूसरी बरसी के मद्देनजर उसके आबाई गांव त्राल में सिक्योरिटी को भी लेकर के खास इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी वजूहात से कर्फ्यू लगा दिया गया है।
पुलवामा जिले के त्राल गांव के मिलिटेंट बुरहान को साल 2016 में एक एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। 8 जुलाई को उसकी बरसी पर अलहदगी पसंद लीडरों ने त्राल में एक रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया है। नज्म व नस्क बनाए रखने के लिए रैली पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही हुर्रियत लीडर यासीन मलिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अलर्ट के ताल्लुक से डीजीपी एसपी वैद ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी बयान दिया है। इलेबोरेट अरेंजमेंट किए हैं। कल लोग वो जो 2 साल पहले बुरहान पानी का हादसा हुआ था उसी की एनिवर्सरी है, वहां पुख्ता इंतजाम। और जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के खुदवानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजों ने हंगामा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो पत्थरबाजों ने फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और इसमें 3 शहरियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। वहीं इस झड़प में 3 जवान समेत 13 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। झड़प के दौरान जख्मी हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 3 शहरियों की मौत की तस्दीक की। देखिए, जो भी किलिंग्स या डेथ होगी उसको हम मजम्मत करते हैं। इससे माहौल और बिगड़ जाएगा, माहौल ठीक नहीं हो जाएगा। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों के, तमाम मुल्क के लिए, तमाम दुनिया के लिए? आजकल वायलेंस को कभी पसंद है, वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो, वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। लिहाजा ये जो सिविलियन की किलिंग्स हुई है, हम स्ट्रांग वर्ड्स में इसको मजम्मत करते हैं और द पीपल हु हैव डन इट शुड बी आइडेंटिफाइड। और इधर एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर ने पत्थरबाजों और आर्मी के बीच झड़प के बाद लड़की समेत 3 लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इन मौतों की मजम्मत करते हैं। देखिए, जो भी किलिंग्स या डेथ होगी उसको हम मजम्मत करते हैं। इससे माहौल और बिगड़ जाएगा, माहौल ठीक नहीं हो जाएगा। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों के, तमाम मुल्क के लिए, तमाम दुनिया के लिए? आजकल वायलेंस को कभी पसंद है, वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो, वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। लिहाजा ये जो सिविलियन की किलिंग्स हुई है, हम स्ट्रांग वर्ड्स में इसको मजम्मत करते हैं और द पीपल हु हैव डन इट शुड बी आइडेंटिफाइड। बता दें कि पत्थरबाजों के दरमियान जब पत्थरबाज कर रहे थे तो पत्थरबाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये झड़प हुई और इसमें एक नाबालिग लड़की समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि जब से वादी में गवर्नर नूर नाफिज हुआ है तब से ये बात कही जा रही थी कि अब पत्थरबाजों पर भी सख्ती बरती जाएगी और किसी भी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बातें साफ तौर पर कही जा रही थी और अब जब सिक्योरिटी एहलकारों या और फोर्सेस पर पत्थरबाजों की तरफ से हमले हो रहे हैं तो सिक्योरिटी एहलकार भी अपने दिफा में अपनी तरफ से उस पर सख्ती से रिएक्ट कर रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आम शहरियों की हलाकत हो जा रही है। हालांकि इसको लेकर के कुछ सियासी लीडरान मजम्मत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई तरह के इस पर रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मरकजी हुकूमत ने यह कहा था कि अब वो खुले तौर पर कश्मीर में अमन व अमान लाने के लिए कोशिश करेंगे और सिक्योरिटी एहलकारों को किसी भी तरह से कोई रुकावट अगर किसी ने पैदा करने की कोशिश की तो उन्हें सख्ती से उनसे निपटा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत भी मजीद तेजी लाई गई है ऑपरेशन ऑल आउट में और इसके तीसरे मरहले में भी लगातार पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार सर्च ऑपरेशन और मिलिटेंट्सों के खिलाफ ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यह साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से पत्थरबाजों की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है तो सिक्योरिटी एहलकार भी पत्थरबाजों से सख्ती से निपट ना रहे। और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, देखिए, इससे पहले भी बार बार आवाजें उठती रही हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से पत्थरबाजों पर सख्ती की जा रही है या फिर आम शहरियों की हलाकत होती है ऑपरेशंस के दौरान। आज जब इस तरह से 3 मौतों का मामला सामने आया तो आप जमीनी सतह पर किस तरह के हालात हैं, लोगों में किस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है? अगर हम सियासी रद्द अमल की बात छोड़ दें तो
देखिए सऊद, जिस तरह से आज हमने न सिर्फ डाउनटाउन के कई इलाकों में जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, बल्कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, तीनों खीमों में जाकर सियासी लीडरान और आम मुबसरीन की राय जाननी चाहिए कि बुरहान वानी की बरसी से एक दिन कबल जिस तरह से सिक्योरिटी सूरत हाल, जिस तरह से सिक्योरिटी का जाल बिछाया जाना चाहिए था, और उसके बाद कुलगाम में जो वाकया पेश आए जिसमें बदकिस्मती से 3 मासूम जाने तलफ हुई, जिसके बाद सियासी मुबसरीन के मुताबिक उन्हें इकदाम जो था जरूरत से ज्यादा एहतियात उठाने चाहिए थे। अगर मानो कि इसी इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली हो, उसके बाद इलाके में आपने देखा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ऑपरेशन को कंक्लूड करने या इसको इफेक्टिव करने के लिए काफी ज्यादा मज़ाहमतों का सामना करना पड़ता है पत्थरबाजों की तरफ से। उसके बाद अगर वहां से पत्थर चले हैं तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल बरतने का मशवरा सियासी मुबसरीन आम लोग दे रहे हैं, लेकिन जिसके बाद फायरिंग के वाक़े में 3 जानों की जानें जो है तलफ हुई, जबकि मजीद 2 जो है वो अपनी जिंदगी की जंग अभी अस्पतालों के कई न कई कोनों में पड़े बेडों पे लड़ रहे हैं। वहीं ऑब्जर्वेशन वार्ड से ये इतला कि एक मजीद शख्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है उसकी पोजीशन। लेकिन साथ ही जमीनी सतह पर देखें कि जब एक दिन कबल ही इस तरह की सूरत हाल का सामना हुआ और जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि रियासती पुलिस के चीफ अभी डॉक्टर SP वैद मुख्तसर बातचीत के दौरान बता रहे थे कि हमने सारे इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। सऊद, क्या इंतजामात मुकम्मल करने के दौरान सिर्फ इंटरनेट सर्विस को बंद करने का इशारा ही काफी होता है या जरूरत से ज्यादा इकदाम उठाए जा सकते थे? इसी बीच में आपको सऊद बताऊं कि त्राल में आज सुबह रियासती पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि त्राल और उसके मुल्हिका इलाकों में सख्ती के साथ हुक्म इम्तनाई जारी रखा जाए ताकि आम चलने फिरने वाले लोग कब्रिस्तान वगैरह का रुख न करें, बाद में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन जो भी हो, जमीनी सतह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन कल का दिन अच्छे से और बेहतर से गुजर जाए, फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज कल का दिन होगा। बेशक आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल। बढ़ते आगे, एक तरफ बीजेपी के सरकार बनाने के दावे तो दूसरी तरफ रियासत में हिंदू सीएम बनाए जाने की खबर। जम्मू में दरअसल इन दिनों इन्हीं बातों के इर्द गिर्द बातचीत हो रही है, चर्चाएं गर्म हैं। जम्मू के लोग जहां हिंदू सीएम बनाए जाने की खबर से खुश हैं, तो वहीं बीजेपी के सरकार बनाने के दावों पर सवाल खड़े होने से भी नहीं चूक रहे हैं। तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सबके जहन में दरअसल यह सवाल है कि आखिर बीजेपी पीडीपी के 18 एमएलए को किस तरह से तोड़ने में कामयाब होगी, क्योंकि बीजेपी को कम से कम 18 एमएलए की जरूरत होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बागी एमएलए पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पाबंदियां भी नाफिज हो जाएंगी। देखिए, हम इसका वेलकम करेंगे अगर हिंदू चीफ मिनिस्टर बनता है तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी के पास 28 एमएलए थे, 25 इनके थे और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उनके 3 थे, 28 इनके थे, तब ये 3 साल के लिए जो अपना जो है वो 50-50 का चीफ मिनिस्टर नहीं बना सके, तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो किस तरह से देखिए, हम तो चाहते हैं कि जम्मू खिते से भी जो है सीएम आना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान सिख से, जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब फिर लोगों को जो है वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज भाजपा और बाकी पार्टी में पता होना चाहिए कि आपको जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो जम्मू कश्मीर का है उसमें 2/3 अगर विधायक रिबेल करेंगे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तभी सरकार बनाई जा सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो 18 या 19 एमएलए पीडीपी से निकाले और सरकार बना सके? देखिए, जम्मू का मुख्यमंत्री बनना सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आम नागरिक भी चाहते हैं, लेकिन कैसे बने इसमें भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और हॉर्स ट्रेडिंग और अलर्मेंट से सरकार नहीं बनती, एक स्थिर सरकार जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही बनती है। अगर 2/3 से कम डिफेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू हो जाएगा, वो अपनी मेंबरशिप उसी वक्त खो देंगे और आने वाले 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इधर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने पीडीपी पर इल्जामात की बौछार कर दी। उन्होंने ये कहा कि सरकार में रहते हुए पीडीपी ने श्रीनगर की अनदेखी की। उन्होंने ये भी कहा कि एनसी के हुकूमत के दौरान आम लोगों के फायदे के लिए शुरू किए गए तमाम मंसूबों को भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि वो गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात कर मंसूबों के बारे में बात करेंगे।
वहीं जब एनसी के अली मोहम्मद सागर से बीजेपी के सरकार बनाने की कोशिशों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वक्त आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सियासी इस्तेकाम और सियासी खामोशी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करके बातों को साफ किया और उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे, लेकिन रियासत में जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आने के लिए हम इनफरादी और इज्तिमाई रोल अदा करते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सागर साहब, जो इस वक्त आंगड़ों का खेल चल रहा है, तकरीबन तय है कि हुकूमत जो है नॉन मुफ्ती फैमिली से बीडीपी और बीजेपी बना सकती है, क्योंकि आपने काफ़ी नशीब व फराज ज़िंदगी में सियासत में देखें, आप किस तरह से देखते हैं और ये सफ़र जो है कहाँ पे रुक जाएगा? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ कह सकते हैं। अभी हाँ ना की बात हो रही है। आज बीजेपी के प्रेसिडेंट ने बयान दिया है और उनके दूसरे अहदेदारों ने, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, हम पहले डेवलपमेंट और गवर्नेंस को देख रहे हैं। कल क्या होगा, और जिस तरह पीडीपी के जो लीडर हैं उनके बयानात आ रहे हैं एक एक करके, इसको देखना है हमें। हम इस वक्त सियासी सूरत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस थर्ड एम्पायर का रोल अदा कर रही है। कौन अंदर है, कौन बाहर है, कितने हैं, क्या है, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही है कि रियासत के मुफादात किस चीज़ में हैं। आपको याद होगा तजम्मुल साहब, पहले दिन उमर साहब ने कहा था कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, कुछ पार्टियों ने नहीं माना जी। फिर 4 दिन के बाद कांग्रेस ने भी फॉलो किया और पीडीपी ने कहा जी। अगर उन्हें उस वक्त कहा था एक आवाज़ हुई होती तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चलती। अब जो लोग हैं वो खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। कल को क्या होगा, कल को क्या समीकरण बन जाएंगे, क्या कौन अलायंस बन जाएगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि दिल्ली ने जो आज तक तजुर्बे किए हैं जम्मू कश्मीर में 1947 से लेकर, वो तजुर्बे नाकाम रहे हैं। उनको जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने लाल किले से बयान दिया कि गोली से नहीं, गाली से नहीं बात बनेगी, गले लगाने से, उस फार्मूला पे पैरा अमल होना चाहिए ताकि यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आए और ये कत्ल गारत का खेल बंद किया जाना चाहिए। इधर मुसलसल बारिश के सबब दर्जा हरारत में गिरावट आई है और इसके मद्देनजर महकमा बागबानी की जानिब से बाग मालिकान के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि दर्जा हरारत में कमी की वजह से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचने का खदशा बना रहता है। बाग मालिकान से महकमा बागबानी ने कहा कि नुकसान से बचने के लिए बाग में जमा पानी की निकासी का इंतजाम जरूरी है। और जो एडवाइजरी इस वक्त है हमारे बाग वालों को, हमने पोस्टर भी लगा दिए हैं। इस वक्त मौजूदा मौसमी हालात के मद्देनजर बागात सेब में आर्टन एरिया फैलने का अंदेशा है, इसलिए तमाम बाग वालों से हम यही कहना चाहते हैं कि वो डाइफेनाकोनाजोल यानी जिसमें कहीं दवाइयां होती हैं, स्कोर या रुबिगान डी जैसा, तो फिलिसोलाजोल जिसमें हमारा कर्सर है, गवर्नर है, ऐसी दवाइयां हैं, छिड़कने की हमें जो है हमने एडवाइजरी दी है। तो इसके अलावा मजीद जो है बागात में सफाई रखने का जो घास है उसको काटना चाहिए और सफाई सैनिटेशन का खास ख्याल रखना चाहिए। और इधर ग्राम स्वराज अभियान के तहत मिशन इंद्रधनुष को लेकर के डीडीसी कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने जिला अफसरान के साथ मीटिंग की। डीसी ऑफिस की मीटिंग हॉल में इजलास का एहतमाम किया गया। मीटिंग में जिले के मुख्तलिफ महकमों अफसरान ने शिरकत की। 2 साल तक के बच्चों के तहफ्फुज के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले मरहले के आगाज का एक तरीके से बात की गई और इसका आगाज 16 जुलाई से होने जा रहा है। इस पर खासतौर पर बात हुई। इसको लेकर के सीएमओ और दीगर मेडिकल अफसरान को अहकामात जारी किए गए। इसका दूसरा मरहला 3 अगस्त से शुरू होगा। और कश्मीर के पुलवामा में कुछ दिन पहले एक सिख लड़की मनदीप कौर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस वाकये की यूथ सेवा ट्रस्ट ने सख्त मजम्मत की है। ट्रस्ट ने इस सिलसिले में जम्मू में मुजाहिरा करते हुए कसूरवारों को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। ट्रस्ट के मेंबरान ने कहा कि कश्मीर में कुछ शरपसंद अनासिर मजहब के नाम पर रियासत में भाईचारे को खत्म करने और अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की भी अपील की गई।
मुस्लिम यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में पढ़ती थी, उसको किसी लड़के ने बोला कि तू अपना धर्म परिवर्तन करके हमसे शादी कर ले, और उसके मना करने पे जब उसने वाइस चांसलर को इसके बारे में कंप्लेन की और वाइस चांसलर ने उसको बोला कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, और दूसरे दिन जब वो अपने कॉलेज जा रही थी पढ़ने के लिए तो उसके ऊपर 2 लड़कों ने आके अटैक किया और तेज छुरे से अटैक किया, जिसके साथ वो उसका गर्दन कट चुकी है और इस टाइम वो बुरी तरह से घायल है। मैं आपके इस मीडिया के राही बोलना चाहता हूँ, ये सिख कौम वो कौम है जिसने इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं। हमारे गुरु ने अपने 4 बेटे मार दिए, और ये हम उन छोटे छोटे वीरों के भाई हैं जिन्होंने 6 साल और 9 साल की उम्र में अपनी मौत को गले लगा लिया, सत्ता की लालच को छोड़ दिया, पैसा नहीं देखा पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू में फौज से रिटायर्ड मुलाजिमीन ने उनके लिए बनाई गई फौजी कॉलोनी पर कब्जा करने के लिए लैंड माफिया और रेवेन्यू महकमे के बीच साठगांठ का इल्जाम लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉलोनी में रहने वाले साबिक फौजी एहलकारों ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत के चलते ही लैंड माफिया कॉलोनी की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस पर उनका हक है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीन का सभी जायजा जो है, जमीन का जो जायज कागजात हैं वो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से उनके इस मसले पर गौर करने के लिए भी खासतौर पर कहा और इस पर यह भी कहा कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इस मौके पर हाथों में मेडल्स लेकर के रिटायर्ड फौजी मुलाजिमीन ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। प्लाट हमारे नाम है, रजिस्ट्रियां हमारे नाम हैं। सैनिक कॉलोनी के पास वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सैनिक कॉलोनी को वो जमीन दी है, अवार्ड किया हुआ है, और 60 रुपए पर कनाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं। वो भी गैर मुमकिन खड्ड के, जो गैर मुमकिन खड्ड है वहां बिल्डिंग नहीं बना सकते, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वहां बिल्डिंग बना सकती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को ये मालूम भी है, पर इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने उनके फेवर में सारा काम कर दिया। और इधर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तनमर्ग के इश्तराक से आर्मी की 336 फील्ड रेजिमेंट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में फौजी जवान, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वॉलंटियर और मकामी लोगों ने खून का अतिया किया। इसके नतीजे में सैकड़ों यूनिट ब्लड जमा हो गया। खून की बढ़ती जरूरत को पूरा करने और लोगों के बीच मदद करने के जज्बे को पैदा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एक बेहतरीन जरिया है। और हर कोई समाज की खिदमत करना चाहता है और लोगों की जिंदगी बचाना चाहता है। कहते हैं लोगों की मदद करो, अच्छा लगता है। खून का अतिया करो, वाकई में अच्छा लगता है। आपके खून से किसी की जिंदगी बच सकती है। इसी तर्ज पर लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी तादाद में शराकतदारी की। First of all, I am thankful to such Jawans who gave this step for this blood camp. I am also thankful to the Muslims who also donate their blood for the sake of humanity and for the sake of tourists. देखा कि यहाँ पे एक ब्लड बैंक नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़े तो डोनेट करने वाले भी बहुत कम है। तो हम ये कैंप इसलिए लगाए कि लोगों में एक अवसर है कि ब्लड को डोनेट करना है, और हमें इस मौके से हमें ये मैसेज पास, एक बार ब्लड डोनेट से आप 3 लोगों की जान तो बच के मौका है, और जितना जान बचा सकें साल में उतना बचाएंगे। और सफर हज पर जाने से पहले तमाम आजमीन को टीका लगवाना होता है। इसके पेश नजर पट्टन ट्रॉमा सेंटर में इस साल हज पर जाने वाले आजमीन के लिए टीका लगाने का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर सीएमओ बारामूला और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मौजूद रहे। टीका लगाने के साथ साथ आजमीन हज को सेहत के भी तई बेदार किया गया। ब्लॉक सतह पर पहली बार किसी बीएमओ ने आजमीन हज के ट्रेनिंग के लिए आलिम दीन को भी मदऊ किया था, ताकि आजमीन हज के अरकान सही तरीके से अदा कर पाएं। मैं मशकूर इस बीएमओ साहब का, मसरत आलम जो इसका नाम है, इसने बहुत इंतजाम किया यहाँ पर। वैक्सीन ठीक तरह वक्त पे हो गया, और इसने और भी एक बहुत अच्छी काम यहाँ पर किया कि उसने यहाँ तरबियत भी रखी है, इसलिए हम इससे बहुत मशकूर हैं।
और इंशाल्लाह हम वक्त पर पहुँचे भी, ये भी वक्त पर पहुँचे और सीएम साहब भी यहाँ आए थे और उसने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बहुत इंतजाम किया है। आज यहाँ जितने भी हाजी साहिबान पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन और तरबियत का हमने यहाँ पर इंतज़ाम किया है। आज तकरीबन 217 हाजी साहिबान को हमने वैक्सीनेशन किए हैं और साथ में हमने मुफ्ती साहब को बुलाया था और हमने इनको अवेयरनेस दी है और प्लस तरबियत दी है कि कैसे आप हज पर जाएं और उसका पूरा हमने इंतज़ाम किया था। ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में जबकि हम तरबियत प्लस वैक्सीनेशन और हेल्थ अवेयरनेस कि अपना सेहत कैसे ठीक रखें, क्योंकि ये जो वहाँ पर जाके अराउंड 40 लाख पॉपुलेशन में बैठ के वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन हो सकते। हुजाज इकराम की वैक्सीनेशन का एहतमाम किया है और इस सिलसिले में हमने आज पटन में पहली इनाग्रेशन की इस वैक्सीनेशन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हाजी साहिबान आए हुए हैं और यहाँ पे BMO पटन ने माकूल इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हाजी साहिबान को हेल्थ के हवाले से भी अवेयरनेस कराई और उनको यहाँ पे मुफ्ती साहब को भी बुलाया ताकि जो उनकी जो अवेयरनेस है, उनकी जो तरबियत है, उसमें और ज़्यादा मालूमात उन हाजी साहिबान को मैसर हों। और इधर भदरवाह के जिला अस्पताल में हज पर जा रहे अकीदतमंदों को टीका लगाया गया। हज जाने वाले अकीदतमंदों को दिमागी बुखार, वायरल, पोलियो और तमाम दूसरे इन्फेक्शन से बचने के टीके लगाए गए। इस दौरान हज को जा रहे 50 अकीदतमंदों को टीका लगाया गया। 2 तहसील गुंदों के और 4 तहसील बालक, कुल 50 आज़मीन हज को हमने यहाँ जो है आज डोज वैक्सीनेशन डोज जो है वो दे दी है। तो अभी 12 बजे के 12 अभी तक तकरीबन हमारा काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो गया और तमाम जितने भी आज़मीन हज हैं तो उनको वैक्सीनेशन के बाद उनको फारिग किया गया। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा अच्छा रहा। तकरीबन तमाम आज़मीन हज जो यहाँ हाजिर थे और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अच्छी तरह से हमने उनको वैक्सीनेशन का डोज हॉस्पिटल में दिया गया। BMO साहब खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी प्रेजेंस में और मैं खुद भी मैं जो इसको मॉनिटर कर रहा था। तो अभी तक हमने तकरीबन 50 आदमियों को, आज़मीन हज को अभी तक वैक्सीन डोज दे दी है। तो आज़मीन हज को टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है इन दिनों। अलग अलग जहां से आज़मीन हज के लिए जाने वाले हैं, आखिरी मरहले में बस ये जो तमाम एहतमाम हैं वो पहुंच चुके हैं और बस एक एक दिन करके वक्त करीब आ रहा है जब ये तमाम लोग हज के सफ़र पर आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर के रोज़ उनकी ट्रेनिंग्स का भी एहतमाम किया जा रहा है और अब फिलहाल वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और इधर मिलिटेंट बुरहान वानी की दूसरी बरसी और खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोकी जा सकती है और अमरनाथ यात्रा पर एक बार फिर से मौसम की भी मार पड़ सकती है। जराये के मुताबिक कश्मीर के कई जिलों में माहौल खराब होता देख इंतजामिया यात्रा को रोकने का फैसला ले सकती है। वाज़ेह हो कि अलहदगी पसंदों ने बंद का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में कई इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है और हिफाजती दस्तों ने सनीचर से ही जम्मू कश्मीर के कई जिलों में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर पर सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बस जितना जल्दी वहां से क्लैरिटी मिलती है करेंगे। अब बहुत तो अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोकी जा सकती है और कई तरह के मामला सामने आ सकते हैं क्योंकि बुरहान वानी की मौत की दूसरी बरसी है, उसको के भी लेकर के माहौल ख़राब हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही मौसम की भी मार एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा पर पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 18,000 अकीदतमंद फिलहाल एक जानिब फंसे हुए हैं क्योंकि मौसम ख़राब होने के मद्देनज़र यात्रा फिलहाल रोकी भी गई है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि हजारों अकीदतमंद यात्रा पूरी किए बगैर ही वापस लौटने पर भी मजबूर हो चुके हैं।
60 रोजा बाबा बर्फानी की ये यात्रा, हजारों की तादाद में अकीदतमंद हर साल यहां पहुंचते हैं, लेकिन मौसम की भी मार इस बीच उन्हें झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो बेहद दुश्वार गुजार है। जिन रास्तों से होकर के ये यात्रा जाती है, इन सब के अलावा दहशत गर्दाना हमले का भी खतरा इस पर मंडराता रहता है, क्योंकि पिछले साल ही यात्रा पर दहशत गर्दाना हमला हुआ था। इसको लेकर के इस बार हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए और सिक्योरिटी दस्तों ने भी खास एहतमाम किया हुआ था कि किसी भी तरह की किसी भी सतह पर हिफाजत में चूक ना हो। लेकिन इन सब के बीच बार बार शदीद जो बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसकी वजह से बीच बीच में यात्रा को रोकना पड़ रहा है। किसी भी तरह की सेहत से मुतालिक परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी तिब्बी सहूलियात हर जगह पर फराहम हो सके, खास इसके एहतमाम किए गए हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क की एक बड़ी आबादी के पास खुद का घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। राजौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, जिससे मकामी लोग काफी खुश हैं। हमेशा तिनके ही चुनते गुजर गई जिंदगी अपनी, मगर चमन में कहीं आशियां बना ना सके। अजीज लखनवी के ये शेर मुल्क के लाखों बेघरों के लिए लिखे गए होंगे, जो अपने घर बनाने का ख्वाब तो पालते हैं, लेकिन मुफलिसी में वो ख्वाब कभी हकीकत नहीं हो पाता। राजौरी में भी कई बेघर अपने लिए आशियाने का ख्वाब देखते हैं। राजौरी का ये इलाका पहाड़ी है, ज्यादातर मकान कच्चे हैं। जाहिर है हर साल इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। इसके बावजूद बर्फबारी के दौरान तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग किसी तरह मजदूरी और खेती कर अपना पेट पालते हैं। गरीबी की वजह से ये अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवा पाते। नतीजतन मौसम की मार खा खा कर इन गरीबों का आशियाना गिर जाता है। इसके बाद ये गरीब या तो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों के रहमो करम पर उनके घरों में पनाह लेते या खुले में सोने को मजबूर होते। बहुत मुश्किल में जो कच्चे मकान है, अभी कुछ है और भी कच्चे मकान हैं, और लेकिन कुछ बन गए हैं, और गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ठीक ठाक भला किया है। तो कितने मुश्किल में रहते थे जिनका मकान गिर गया? बहुत मुश्किल है, रात के रहने की जगह भी नहीं थी, वो मकान गिर गए थे, कहीं लोगों के घर में रहे। और जो गवर्नमेंट मदद कर रही है कितनी अच्छी स्कीम है। हाँ, अच्छी स्कीम है ये, गवर्नमेंट जो मदद कर रही है बहुत अच्छी स्कीम है। अब सूरत थोड़ी सी बदली है, जहाँ कच्चे मकान गिरे हुए हैं वहीं पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। मकान बनाने के लिए ईंट और जरूरी सामान ढोए जा रहे हैं। गरीबों का आशियाना तैयार किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर मकामी लोग इतने गरीब हैं तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो अपने लिए पक्का घर बनवा सकें। दरअसल इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है, जिसे पाकर लोग काफी खुश हैं। अब IAY को चेंज करके PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके रिलेटेड हमने सब मतलब जो भी हमारे इस PMAY के अंदर जिनकी IDs होती हैं उनमें जो जो लोग फॉल करते हैं, हम प्रायोरिटी बेस पर जो इसमें बेवा भी होती हैं, और साथ में और भी जितने भी गरीब बिलो पॉवर्टी की लाइन के लोग जितने भी होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देकर हम उनकी मदद करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि आपने देखा भी होगा कि घर जिस जगह पे आपने अगर जाके इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पे आपको घर पाए मिले हैं। भाई सर, ये जो बहुत गरीब लोग हैं, ये पहाड़ी इलाका, बहुत बड़ी बर्फ पड़ती है यहाँ, तो ये गरीब लोग बेचारे किसी के घर में रहते थे। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से ये थोड़ी बहुत ही सहूलत जो हमें मिली है, हमने लोगों को जितना मकान बनवा रहे हैं हम साथ में होके, तो ये मकान आपके सामने है, और भी मतलब मकान जो हम दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो बहुत ही नहायत ही गरीब लोग हैं, इन लोगों को कोई सहारा नहीं है। तो अब ये है कि इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर मोदी साहब का शुक्रिया। तो हमारे रूरल डेवलपमेंट का बहुत मतलब है, ये आसान है इन लोगों पे कि ये इन लोगों के काम कर रहे हैं। अल्लाह का लाख शुक्रिया, आभार शुक्रिया। मोदी साहब को मुबारक होनी चाहिए, DC साहब को मुबारक होनी चाहिए,
एसपी साहब को होनी चाहिए, जेई साहब को होनी चाहिए, सबके इंडिया गवर्नमेंट को मुबारक होनी चाहिए जिनने मेरा गरीब का ख्याल रखा है। अल्लाह उनको तरक्की दे। बहुत मुश्किल से वक्त गुजारने, बहुत मुश्किल से। मकान नहीं था बिल्कुल, किसी के घर में माल मवेशी और बाल बच्चा किसी के घर में रखते थे। यहाँ मौसम कैसा होता? मौसम बहुत बुरा, बर्फानी इलाका, बर्फ बहुत होती, बहुत अजाब से। आज कितना आराम हो गया आपको? आज बड़ा आराम है, मकान मिल गया। गवर्नमेंट का बहुत बहुत आसान है मेरे पर। माली हालत के मुताबिक तय किया जाता है कि किस कुनबे को पहले घर मिलेगा। इसमें बीपीएल कुनबे और बेवा लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। राजौरी में गुज़िश्ता साल 1338 जरूरतमंद लोगों को घर की सौगात मिली। इस साल 3000 से ज्यादा लोगों को अपने सपनों का घर मिलेगा। PMAY में मैं बताना चाहूँगा कि 1338 हमने केसेस लास्ट ईयर सैंक्शन किए थे और इस बार का हमारा टारगेट लगभग 3000 का रहेगा और जितने जो हाउसलेस लोग हैं उनको दिया जाएगा। एक इशू था कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 का था, जो लोग उसमें नहीं थे, जिनका नाम नहीं था, हमने ग्राम सभा करके उनका नाम भी इंक्लूड किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें 1000 का एडिशनल टारगेट इस बार मिल रहा है, तो 3000 लोगों को इस बार हम कवर करेंगे। राजौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघरों को तो घर मिला ही, साथ ही उन लोगों को भी पक्के मकान की सौगात मिली जिनके घर कच्चे थे और जो सरहदी इलाकों में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन ख्वाबों को हकीकत में बदला जा रहा है जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब की आंख में होता है। वो है अपना खुद का घर होने का ख्वाब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर अनंतनाग से खबर, जहां पर डीसी ऑफिस में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, यहां पर पब्लिक टॉयलेट न होने की वजह से दरअसल लोग दीवारों पर ही टॉयलेट करते हैं। इससे फैलने वाली गंदगी और बदबू से भी आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन साल 2019 में बाबाए कौम महात्मा गांधी के बरसी यानी 2 अक्टूबर को पूरे मुल्क को साफ सुथरा बनाने का जो हदफ पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया था, उसको अफसरान पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मर्द हजरत की आप बात छोड़े तो यहाँ पे ज्यादातर औरतें होती हैं, उनको बहुत से ऑफिस में काम होता है। अक्सर बेशतर उन बेचारों को यहाँ बाथरूम की मतलब ये प्रॉब्लम रहती है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से, यहाँ पे डीसी ऑफिस इतने बड़े ऑफिस है, यहाँ पे अच्छी तरह से टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए। और इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी कमी है। हॉस्पिटल में 9 की जगह 3 ही गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इसके चलते खातून मरीजों को श्रीनगर इलाज के लिए जाने को मजबूर होना पड़ता है। 24 घंटे खुलने वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में उरी, कुपवाड़ा और तनमर्ग से भी मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से उन्हें तरह तरह की परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ता है। मरीज और उनके रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में और डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट की भी बात कर रहे हैं और उसका मुतालबा कर रहे हैं। उधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का यह मानना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ स्टाफ की कमी है। हालांकि उनका यह कहना है कि हेल्थ महकमे ने हॉस्पिटल को 2 और गायनेकोलॉजिस्ट मुहैया कराने के लिए बात कही गई। इसके चलते हालात में सुधार हुआ है। यहां पर किस तरीके के हालात हैं, इसको हमने आपको बताया। दरअसल यहां पर डॉक्टरों की कमी है और खातून जो मरीज आती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो उनकी किसी भी परेशानी को चेक करती हैं, दरअसल इस हॉस्पिटल में उनकी भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से यहां पर आने वाले खातून मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो भी कमी है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लैक ऑफ स्टाफ है। स्टाफ ज्यादा न होने की वजह से यहाँ पे पेशेंट सफर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत सारी अच्छी है, लेकिन एक स्टाफ न होने की वजह से पेशेंट यहाँ पे सफर हो रहा है। इस वक्त डॉक्टर बहुत भीड़ होती है तो यहाँ सफर ना होना चाहिए। श्रीनगर में हम गरीब लोग हैं, कंडी ब्लड से आते हैं, हमें बहुत मुश्किल पड़ती है बारामूला आने की। यहाँ से हम श्रीनगर कहाँ पहुँच सकते हैं? हमें यहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं जनाब, यहाँ डॉक्टर और भी होने चाहिए, तो यहाँ पर जनाब अच्छा इलाज होना चाहिए। यहाँ हमें इलाज की जरूरत है। हम श्रीनगर हमें पास किराया नहीं होता, हम कहाँ जाएंगे? आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर
रात के 12 बजे कहीं से भी रेफरल आती है और हमें उसको यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ता है। तो उस वजह से हम बहुत परेशान थे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के कि उन्होंने बहुत ही मुश्किलात के बावजूद, क्योंकि बाकी जगह भी जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, उसके बावजूद उन्होंने जो हमारी डिमांड थी, काफ़ी 6 महीने से हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने हमारी वो पूरी करी और हमें वो गायनिकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किए। और अब यहाँ सारा कुछ जो भी है आप देख रहे हैं कि मतलब आप जाइए वार्ड्स में, लेबर रूम्स में जाइए और यहाँ ओटीज़ में देख लीजिए आप, यहाँ 24/7 जो है हमारा जो वर्क चलता है और पेशेंट्स को काफ़ी इससे आराम मिला है। और रेफरल्स हमने जैसे पहले भी बोला है कि 80% रेफरल्स हमने कम किए हैं। तो बीच में जो हमारा जो इसमें प्रॉब्लम आया था तो वो अब ठीक हो गया और हमने रिज्यूम करे हैं, सारी सर्विसेज अब रिज्यूम किए हैं। और जम्मू शहर का सरवाल इलाका मकामी इंतजामिया की सुस्ती और नाअहली के सबब बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बुलंद दावों के बावजूद इलाके में ना तो पीने का पानी है, पानी निकासी का भी बेहतर इंतजाम नहीं है, ना ही यहाँ की सड़कें दुरुस्त हो पा रही हैं। ये सिर्फ सरवाल का ही मामला नहीं, बल्कि जम्मू शहर में ऐसे कई इलाके हैं जो सड़क और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात ना मिलने की वजह से परेशान हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सड़कों की मरम्मत नहीं होती, लेकिन वो इस तरह होती है कि साल 2 साल बाद दोबारा रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है। मकामी लोगों का यह कहना है कि कमीशन के चक्कर में खराब क्वालिटी के सामान को इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर राज से लोगों को उम्मीद है कि कम से कम बुनियादी सहूलियात मिलने में आसानी होगी। बुरी हालत है, गाड़ियां गिर जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब सरकार तो कोई है नहीं, गवर्नर साहब से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सड़कों की हालत देखिए आप और इनको कुछ मरम्मत वगैरह करवाइए, कुछ सड़कों को ठीक करवाइए। रोज डेली कोई ना कोई 2-4 एक्सीडेंट होते हैं, 2-4 बेचारे बच्चे हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं। इतनी बुरी हालत है, इस कंडीशन है। यही सड़क नहीं है, पूरी नीचे सरवाल लक्ष्मी नगर से लेकर और पूरा विकास नगर तक यही हालत है सड़क। आ जाएंगे, कल आएंगे, नापने के लिए आ जाते हैं, बनाते हैं। कोई कल भी इतना बारिश है, दुकान अंदर इतना पानी गया कोई हिसाब नहीं। फिर भाई घोड़े वालों को बोलते हैं, वो पजी डालते हैं, वो उसे काम चलता है। मिनिस्टरों को सभी को बोल दिया, आज गवर्नर साहब का राज है, उनको बोलते हैं करो इसको ठीक जैसे भी है। 4 साल हो गए ये नाली बांधा है और ये रोड पड़ी थी 2 साल पहले और 6 महीने बाद ही तोड़ दी उन्होंने, सीवरेज वालों ने। पूरी नई रोड थी, अभी तक इस रोड बनने का कोई अभी तक कोई तारीख नहीं है। हम बहुत दुखी हो चुके हैं और हमारी दुकान में धूल मिट्टी आती रहती है, क्योंकि हमारी पनीर की दुकान है, हमें हाइजीनिक रहना पड़ता है, बार बार साफ करना पड़ता है। हमारे पास इतनी धूल मिट्टी हम क्या बताएं। और कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।